नमस्कार। आप सभी का स्वागत है द हिस्ट्री यूट्यूब चैनल में और मैं हूं विकास टेकरे। दोस्तों, यह वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है हिस्ट्री एमए फर्स्ट सेमेस्टर के छात्र छात्राओं के लिए और उन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए जिनमें शामिल है यूपीएससी या स्टेट पीएससी जैसे एग्ज़ाम या फिर वे सभी नेट जैसे एग्ज़ाम जिनमें इतिहास और साहित्य का संबंध पूछा जाता है। मैं आप सभी को बड़े ही रोचक पूर्ण तरीके से साहित्य और इतिहास का संबंध समझाने का प्रयास करूँगा। दोस्तों, कहते हैं कि एक समय तक इतिहास साहित्य का ही विषय हुआ करता था, लेकिन जब इतिहास साहित्य से भी बड़ा हो गया तब इसे एक अलग विषय का दर्जा मिला। दोस्तों, आइए जानने का प्रयास करते हैं इतिहास और साहित्य में क्या संबंध है और साहित्य में इतिहास की क्या भूमिका रही है। दोस्तों, बहुत समय तक इतिहास को साहित्य की एक शाखा माना जाता रहा। वास्तव में युगों युगों से साहित्य ने एक जीवन रक्षक औषधि की तरह इतिहास की सेवा की है। साहित्य के जरिए इतिहास को रसपूर्ण एवं इतिहास के जरिए साहित्य को सारपूर्ण व प्रामाणिक बनाया जा सकता है। इस विषय पर इतिहासकार जीएम ट्रेवेलियन कहते हैं, ऐतिहासिक तथ्यों की खोज प्रणाली वैज्ञानिक होनी चाहिए, किंतु पाठकों के सामने उसे पेश करने की लेखन कला साहित्यिक होनी चाहिए। दोस्तों, उदाहरण के तौर पर मैं आपको समझाऊं कि गांधी जी के समय समाज कैसा था। ये जानने की कोशिश में अगर आप इतिहास पढ़ने की कोशिश करेंगे तो आपको 700 से 800 पेज की किताबों को पढ़ना पड़ेगा। लेकिन यहीं पर अगर आप मुंशी प्रेमचंद की कुछ कहानियों को पढ़ लें तो आप बड़ी आसानी से उस समय के समाज की छोटी से छोटी बारीक बातों को भी आसानी से समझ पाएंगे। जैसे पूस की रात, बूढ़ी काकी, बड़े घर की बेटी, परीक्षा जैसी कई सारी 300 से ज़्यादा कहानियाँ प्रेमचंद की है और इनकी कहानियों के जरिए हमें 20वीं शताब्दी के शुरुआती समय के सामाजिक जीवन के बारे में बहुत अच्छे से पता चल जाता है। तो कहाँ वह 700-800 पेज की पुस्तक और कहाँ 7-8 मिनट की एक कहानी। इसीलिए हम इस इतिहास और साहित्य के विषय में एक महत्वपूर्ण इतिहासकार और साहित्यकार को पढ़ेंगे। उनका नाम है राहुल सांस्कृत्यायन। दोस्तों, अगर आप राहुल सांस्कृत्यायन के बारे में और जानना चाहते हैं तो हम इनके बारे में एक डिटेलिंग वीडियो बना देंगे। आप इसे हमारे चैनल पर देख सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में भी हम लिंक प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। पहला बिंदु यहाँ पर आता है साहित्य का सांस्कृतिक दृष्टिकोण। साहित्य के सांस्कृतिक दृष्टिकोण से आशय समन्वय से है। इस प्रकार की रचनाओं में राहुल सांस्कृत्यायन प्रमुख रचनाकार के रूप में स्थापित है। राहुल जी के ऐतिहासिक उपन्यास एवं कहानियों में इतिहास एवं साहित्य का इतना सुंदर समन्वय था कि साहित्य जगत में इनके उक्त कृतित्व को ऐतिहासिक उपन्यास न मानकर औपन्यासिक इतिहास की संज्ञा दी गई है। दोस्तों, इनकी विश्व प्रसिद्ध कृति है बोलगा से गंगा। और भी कृतियों के बारे में और भी रचनाओं के बारे में हम आगे देखेंगे। अगला बिंदु आता है जनसामान्य की साहित्य के प्रति रुचि। साहित्य समाज का दर्पण होता है। क्या होता है? साहित्य समाज का दर्पण होता है। साहित्य के जरिए समाज को दिशा एवं दशा प्रदान की जा सकती है, न केवल इतिहास के जरिए। वस्तुतः जन सामान्य की शुद्ध इतिहास में इतनी रुचि नहीं है जितनी कि ऐतिहासिक साहित्य में, जैसे ऐतिहासिक एकांकी कहानी एवं उपन्यास में है। दोस्तों, अगर एकांकी कहानी और उपन्यास में थोड़ा थोड़ा इतिहास शामिल कर दिया जाए तो देश का हर व्यक्ति कहानियों के माध्यम से थोड़ा बहुत इतिहास तो जान ही सकता है। अगला बिंदु हम देखते हैं इतिहास तथा साहित्य में समन्वय। किस प्रकार से इतिहास तथा साहित्य में समन्वय है? इतिहास तथा साहित्य में समन्वय के सर्वश्रेष्ठ उदाहरण राहुल सांस्कृत्यायन की रचना बोलगा से गंगा में देखने को मिलता है। यह विश्व की सर्वाधिक भाषाओं में अनुवादित कृति है। बोलगा से गंगा में राहुल जी की इतिहास दृष्टि प्रागैतिहासिक युग से आधुनिक युग तक के राजनीतिक एवं सांस्कृतिक परिदृश्य को सहज, सरल एवं सुबोध ढंग से 20 ऐतिहासिक कहानियों के माध्यम से प्रस्तुत करती है। दोस्तों, यह इनकी कृति इतनी ज़्यादा प्रसिद्ध हुई थी कि कई इतिहासकारों को तो इसे पढ़ने के लिए हिंदी तक सीखनी पड़ी थी और बाद में इसके कई भाषाओं में अनुवाद भी हुए। उन्होंने कहानियों के माध्यम से
पूरा 6000 ईसा पूर्व से लेकर 1942 तक के इतिहास को लिख दिया था 20 कहानियों में। तो आप सोच सकते हैं कि वह रचना कितनी अद्भुत रही होगी। साहित्य में ऐतिहासिक कल्पना। राहुल सांकृत्यायन कहते हैं, जो ताकत साहित्य में होती है वह तोप, तलवार एवं बम के गोलों में नहीं होती। आप बम के गोलों और तलवार से तो एक बार किसी साम्राज्य को नष्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर किसी रचना को लिखा दिया जाए तो वह तब तक रहेगी जब तक उसे पूरी तरह नष्ट ना कर दिया जाए। और एक बार जब किसी व्यक्ति के मुंह से शब्द निकल जाते हैं तो उन्हें चाहकर भी नष्ट नहीं किया जा सकता, वह किसी न किसी रूप में जीवित रहते हैं। दोस्तों, ऐतिहासिक साहित्य की रचना करने में लगे विद्वानों को राहुल सांकृत्यायन चेतावनी देते हुए कहते हैं कि ऐतिहासिक उपन्यास में हमें ऐसे समाज और उसके व्यक्तियों का चित्रण करना होता है जो सदा के लिए विलुप्त हो चुका है, किंतु उसने पदचिह्न जरूर छोड़े हैं जो उसके साथ मनमानी करने की इजाज़त नहीं दे सके। इन पदचिह्नों या ऐतिहासिक अवशेषों के पूरी तौर से अध्ययन को यदि आपने लिए आप दुष्कर समझते हैं, आप अपने लिए दुष्कर समझते हैं, तो कौन कहता है आप ज़रूर ही इस पथ पर कदम रखें। यहाँ पर इनका ये कहने का मतलब है कि हम इतिहास में अगर लिखते हैं तो इतिहास में हम जिन लोगों के बारे में लिखते हैं वो जीवित नहीं हैं। हम केवल साक्ष्यों और उनके द्वारा दी हुई जानकारी के आधार पर ही लिखते हैं। अगर आपको साक्ष्यों और जानकारियों की सटीक जानकारी नहीं है तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है इतिहास लिखने की। दोस्तों, 5वां पॉइंट यहाँ पर आता है प्राचीन कालीन इतिहास के प्रमुख साहित्यिक स्रोत। प्राचीन काल की प्रमुख रचनाओं और रचनाकारों के बारे में हमने यहाँ पर लिखा है। प्राचीन भारत में धार्मिक साहित्य एवं धर्मनिरपेक्ष साहित्य तत्युगीन इतिहास जानने का प्रमुख साधन है। वेद, पुराण, उपनिषद, सूत्र आदि एवं वेदांग वैदिक कालीन इतिहास की जानकारी देते हैं। कौटिल्य का अर्थशास्त्र, विशाख दत्त का मुद्रा राक्षस, बाणभट्ट का हर्षचरित्र, चंद्रदाई कृत पृथ्वीराज रासो, पद्मगुप्त कृत नवशांक चरित्र आदि साहित्यिक कृतियाँ प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी का प्रमुख साधन है। दोस्तों, यहाँ पर 6वां बिंदु आता है मध्यकालीन भारतीय साहित्य के स्रोत। मध्यकाल में अल-बरूनी कृत तहकीक-ए-हिंद, अमीर खुसरो कृत तारीख-ए-अलाई, तुगलकनामा, जयदेव कृत गीत गोविंद, मलिक मोहम्मद जायसी कृत पद्मावत आदि आते हैं। मुगल कालीन इतिहासकारों की अगर हम बात करते हैं तो मुगल काल में बाबरनामा, गुलबदन बेगम कृत हुमायूंनामा, अबुल फजल की रचना अकबरनामा एवं आईन-ए-अकबरी, वहीं पद्म सुंदर कृत अकबर शाही आदि प्रमुख साहित्यिक स्रोत आते हैं। वही आधुनिक कालीन प्रमुख साहित्यिक स्रोतों की बात अगर हम करते हैं तो आधुनिक भारत में गुलाम हुसैन कृत सियार उल मुक्तरीन, महात्मा गांधी कृत मेरी आत्मकथा, अबुल कलाम आज़ाद की इंडिया विंस फ्रीडम, इकबाल कृत तराना हिंद, बंकिम चंद्र चटर्जी कृत आनंदमठ और राहुल सांकृत्यायन की रचना बोलगार से गंगा, मध्य एशिया का इतिहास, कजेली की कथा आदि प्रमुख साहित्यिक कृतियों से हमें तत्कालीन समाज के बारे में और इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। दोस्तों, निष्कर्षतः इतिहास एवं साहित्य एक दूसरे के पूरक हैं। इनका समन्वय आज समय की पुकार है, परंतु इनके समन्वय में काफ़ी संतुलित रहने की आवश्यकता है। इतिहास में साहित्य का समन्वय उसे जन सामान्य के लिए बोधगम्य बनाता है। अंततः यह वैज्ञानिक उचित होगा कि ऐतिहासिक तथ्यों की खोज की विधि वैज्ञानिक और साक्ष्यपूर्ण हो, परंतु उसे प्रस्तुत करने की शैली साहित्यिक होनी चाहिए और इतिहास तथा साहित्य के उस संतुलित समन्वय में ऐतिहासिक यथार्थवाद की पूर्णतः रक्षा होनी चाहिए, क्योंकि यथार्थवाद ही इतिहास की सर्वश्रेष्ठ कसौटी है, ना कि साहित्य। निष्कर्षतः इतिहास एवं साहित्य का समन्वय एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। दोस्तों, यह था एक महत्वपूर्ण विषय इतिहास और साहित्य का संबंध, और यह थी जिस बुक से हमने इस फैक्टर को लिया है। और वीडियो के अंत में बस इतना ही कहना चाहूँगा। चाणक्य कहते हैं, शिक्षा सबसे अच्छी मित्र है। एक शिक्षित व्यक्ति हर जगह सम्मान पाता है। इसीलिए ज्ञान ऐसा प्राप्त कीजिए कि आपको हर जगह सम्मान मिले। जय हिंद।